हेलो स्टूडेंट्स। यहाँ पे आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ आपके क्वार्टरली एग्ज़ाम से संबंधित इंग्लिश सब्जेक्ट के कुछ प्रश्नों के बारे में। तो यहाँ पे ऐसे ऐसे प्रश्न हैं जिनको आपको देखना चाहिए और इसी टाइप में आपका क्वेश्चन जो है मतलब क्वेश्चन पेपर आएगा सेम फॉर्मेट में। तो यहाँ पे मैं आपको एक पैसेज दिखाता हूँ। ठीक है, पहला पैसेज देखो। पहला पैसेज में क्या दिया हुआ है, ये पैसेज है। तो रीड द पैसेज गिवन ब्लो एंड आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, इस पैसेज को पढ़कर आपको क्या करना है, जो नीचे दिए हैं ना उनका आंसर आपको बताना है कह रहा है। तो पहले पैसेज को पढ़ लेते हैं कि ये पैसेज कहना क्या चाहता है। जब तक कि आप इनके अर्थों को नहीं समझोगे तब तक कि आप नहीं बना सकते। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे सीख पाओगे कि नहीं। फ़िलहाल अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया है पैसेज वाले जो क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन देना, लेकिन मैं आपको सिखाना चाहूँगा कि इन्हें बनाया कैसे जाता है। ठीक है, इतना अच्छा मुझे भी इंग्लिश नहीं आता है, थोड़ा सा टूटी फूटी इंग्लिश ही आता है, तो उसी के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा इन्हें पढ़कर। तो देखो पढ़ते हैं क्या कह रहा है। तरुण वासा मीडियोकर स्टूडेंट बोल रहा है। ठीक है, मतलब तरुण जो है ना ये मध्य क्लास का स्टूडेंट। मध्य क्लास मतलब है अपने कक्षा में ये 50 से 60% ही लाता होगा। इसका मतलब मीडियोकर का मतलब यही होता है। ठीक है, जो अच्छा नंबर ना लाता हो उसे हम मीडियोकर कहते हैं। इसके बाद आगे देखो, हिज ग्रेड्स कुड बेयरली क्या सेटिस्फाई हिज पेरेंट्स। ठीक है, और इसके जो माता पिता है ना इससे सेटिस्फाई रहते हैं, जो नंबर ला रहे हैं ना उसके लिए इसके मम्मी पापा जो सेटिस्फाई है। एंड ही वॉज नॉट अ गुड सिंगर, डांसर, पेंटर और इवन एन एक्टर। ये जो तरुण है ना ही सिंगर है, मतलब अच्छा ना तो गा सकता है, और नॉट का है मतलब अच्छी सी बात है, नहीं कर सकता है। तो आप डायरेक्ट ये समझो कि ना ही ये सिंगर है, नहीं डांसर है, नहीं पेंटर है। ठीक है, और ना ही एक्टर है कह रहा है। ही ऑलवेज थॉट ऑफ हिमसेल्फ एन द ब्लैक शिप। ठीक है, और वो अपने ख्यालों में खोया रहता है और उनके पास एक काले रंग की शिप है उनकी फैमिली के पास कह रहे हैं। हिज इल्डर ब्रदर, जो उसका बड़ा भाई है, हु वाज यहाँ पे क्या है परसिंग। ठीक है, परसिंग डिग्री कह रहा है इन इंजीनियरिंग। तो उसके जो बड़ा भाई है ना वो इंजीनियरिंग की डिग्री की पढ़ाई कर रहा है। और फ्रॉम अ रिपीटेड कॉलेज ऑलवेज मेड द फैमिली प्राउड। इसीलिए जो उनके फैमिली के मेंबर हैं उन्हें रिस्पेक्ट देता है। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, रिपुटेटेड लिखा है ना, इसीलिए उन्हें रिस्पेक्ट देता है कह रहा है। ठीक है, उनके फैमिली के मेंबर, और अपने उसके ऊपर प्राउड करता है। बट तरुण वास नेवर गुड एट एनीथिंग लाइक दैट कह रहा है। लेकिन तरुण को कोई भी पसंद नहीं करता है। आगे देखो, हावेवर ही वास ब्लेसिंग विथ द स्ट्रेंथ कह रहा है। तो जो तरुण के पास है ना उसकी बारे में बात कर रहा है कि उसके पास स्ट्रेंथ है ऑफ अ ग्रेट एथलीट की। ठीक है, एथलीट, और वह ही वास एन एक्सलेंट रनर कह रहा है, वो बहुत अच्छा रनर भी है, क्योंकि एथलीट का मतलब रनर ही होना है। ठीक है, जो दौड़ते हैं ना उसको हम एथलीट बोलते हैं। तो ये अच्छा दौड़ लेता है कह रहे हैं यहाँ पे। ही वुड रन फॉर हावर्स बी इट डे और नाइट कह रहा है। और इसके पास मतलब जब भी इसे समय मिलता है तो वो डे और नाइट दौड़ लेता है कह रहा है। ठीक है, वेन एवर ही फेल्ट सैड एनी लोनली। इसके बाद है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया ना। ठीक है, तो क्या क्या कह रहा है, चलो इससे प्रश्न देखते हैं, क्योंकि मैं पूरा अगर बताऊंगा तो समय और ज़्यादा लगेगा। थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे टूटी फूटी इंग्लिश के भाषा का उपयोग कर रहा हूँ। एकदम 100% तो मुझे भी इंग्लिश नहीं आता है, लेकिन जैसा मैं समझ सकता था वैसे समझ रहे हैं। अब उसी हिसाब से देखते हैं कि प्रश्न का आंसर कैसे बनेगा। ठीक है, जितना आप लोगों ने सुना उससे थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है करेक्ट आंसर बताना। ठीक है, पहला प्रश्न देखो, आइडम द आइडम ब्लैक शिप ऑफ द फैमिली। ये आइडल उडल होगा, क्या आइडम लिखा गया है, चलो कोई बात नहीं। ब्लैक शिप ऑफ द फैमिली मीन्स। ठीक है, तो ब्लैक शिप का उनके फैमिली में, मैंने अभी आपको बताया ना पढ़ने के समय कि ब्लैक शिप है उनकी फैमिली में, इसका अर्थ क्या होता है ये बताना है हमें। ठीक है, देखो यहाँ पे ए ब्लैक कलर शिप है, क्या ब्लैक कलर शिप होगा। अब देखो ऑप्शन ढूंढना है आपको कैसे इसका आंसर निकलेगा। इसके बाद वर्ष मेंबर कह रहा है, क्या वो इनका मेंबर है। एन एनिमल लाइक मेंबर है, या फिर वो पसंद नहीं करते हैं भेड़ को कह रहा है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ सकता है चारों ऑप्शन में। तो जो सीप है वो क्या है, भेड़ है ना। सीप मतलब क्या होता है, भेड़ होता है। ठीक है,
तो भेड़ है, तो भेड़ उनके फैमिली में है, तो क्या है, भेड़ जो है एनिमल है ना, तो एनिमल है, तो एनिमल कौन पालते हैं, जिन्हें वो पसंद करता है। तो एनिमल पालने के मतलब जो एनिमल पालते हैं वो वही लोग होते हैं जो पसंद करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर, सी ऑप्शन आएगा ना। समझ में आ गया कैसे लेना है, एन एनिमल लाइक मेंबर। आपको हर तरीके से ना आइडिया लगाना है, अपने दिमाग को दौड़ाना है, उसके बाद आंसर छांटना है। इसके बाद दूसरा क्या है, द रूट फ्रॉम ऑफ द वर्ड पर्सिंग इज। इसका आंसर मुझे भी नहीं पता है क्या होगा, इसमें शब्द भी अजीब अजीब से दिया है, सही शब्द पूछ रहा है कि क्या पूछ रहा है, ठीक है, क्या पूछ रहा है स्पष्टली पता नहीं चल रहा है। चलो ठीक है, पर्सिंग का मतलब होता है विनम्र होता है। तो अब ऐसा तो यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है कि चारों जो है सेम टू सेम दिख रहा है। आगे देखते हैं, तरुण ग्रेड्स कुड हार्डली सेटिस्फाई हिज। ठीक है, तो कौन सेटिस्फाई हो रहे थे इनके नंबरों से, मैंने बताया था माता पिता, बताया था ना। तो माता पिता आएगा यहाँ पे। तो देखो 4 ऑप्शन दिया, टीचर, एल्डर ब्रदर की भी बात किया है, लेकिन वो इंजीनियरिंग कर रहा था तो आंसर नहीं होगा। पेरेंट्स की बात किया है तो पेरेंट्स होगा, और टीचर और फ्रेंड्स की बात तो किया ही नहीं इस प्रश्न में, तो वो दोनों हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, पेरेंट्स इसका आंसर होगा। समझ में आ रहा है ना, मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ, ये एक मॉडल पेपर है, ऐसे ही आपका प्रश्न पत्र आएगा। तो आप लोग यहाँ पे समझ लो कि आपको बनाना कैसे है, दिमाग लगाना है, थोड़ा सा समझना है और आपसे ये बन जाएगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, हिंदी के इंग्लिश के शब्दों को हिंदी में ट्रांसलेट करें, क्योंकि जब तक कि आप थोड़ा बहुत ट्रांसलेट नहीं सीखोगे तब तक के आप लोगों के लिए दिक्कत वाली बात है। ठीक है, प्रश्न बहुत ईजी होते हैं, लेकिन आपको अगर समझ में आ गए ना तो बहुत आसान होता है। चलो आगे देखो यहाँ पे। इसके बाद देखो आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन बोल रहा है, क्या क्या पूछ रहे हैं मैं आपको बता देता हूँ। देखो व्हाट डू वी कॉल अ पर्सन हु इज अ गुड एट स्पोर्ट दैट रिक्वायर फिजिकल स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा भैया बताओ। फिजिकल स्ट्रेंथ की बात कर रहा है, रिक्वायर्ड है, फिजिकल इसकी बात कर रहा है, तो क्या है ये, एथलीट की बात कर रहा है ना। ठीक है, फिजिकल, एक एथलीट के पास फिजिकल स्ट्रेंथ होना चाहिए, तरुण के पास। ठीक है, तो वी कॉल्ड अ पर्सन, ठीक है, हु इज अ गुड एट स्पोर्ट दैट रिक्वायर्ड फिजिकल स्ट्रेंथ। ठीक, तो तरुण के पास है फिजिकल स्ट्रेंथ है, क्या करने की, एथलीट बनने की। तो ये पूरा ऑप्शन आपको आंसर में लेना है। इसके बाद देखो हु मेड द फैमिली प्राउड। तो फैमिली के लोग प्राउड किस पर करते थे, तो 2 व्यक्तियों का जिक्र है, एक उसका ब्रदर और एक जो है तरुण के बारे में। तो तरुण को तो पसंद नहीं करते थे, तो कौन बचा, एल्डर ब्रदर। तो एल्डर ब्रदर यहाँ पे आंसर आ जाएगा। गिव द एंटोनिम्स ऑफ सेटिस्फाई। ठीक है, तो सेटिस्फाई का क्या होगा, अनसेटिस्फाई लिख देना। ठीक है, एंटोनिम्स मतलब क्या है, विलोम शब्द, समझ में आ गया, तो अनसेटिस्फाई हो जाएगा। तरुण वाज नेवर गुड एट। तो तरुण किस में अच्छा है, एथलीट्स। ठीक है, दौड़ने में अच्छा है, रनर भी बोल सकते हो, एथलीट्स, लेकिन ज़्यादातर आप लिखोगे एथलीट्स लिखोगे। ठीक है, आगे देखो सिनोनिम्स ऑफ रिपुटेड। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, आप रिपुटेटिव लिख सकते हो या फिर इसे और क्या बोलते हैं, रिस्पेक्टेड कह सकते हो। ठीक है, रिपुटेटेड मतलब होता है कि एक प्रतिष्ठित व्यक्ति को बोला जाता है। तो प्रतिष्ठित व्यक्ति मतलब रिस्पेक्ट करना, भाई जिसका आप रिस्पेक्ट करते हो वो प्रतिष्ठित व्यक्ति रहता है ना। जब भी आप कहोगे सर गुरुजी कहोगे तो वो कौन है, रिस्पेक्टफुल व्यक्ति है ना, जिसका आप रिस्पेक्ट करते हो, तो रिस्पेक्टेड बोल सकते हो उसे। ठीक है, इसका सिनोनिम्स होगा। आगे देखो, इसके बाद आपको दूसरा प्रश्न देखने को मिलेगा, ये प्रश्न नहीं आएगा, मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ये टाइप है मॉडल क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, इसमें से जो प्रश्न आएगा उसके बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, आगे देखो यहाँ पे क्या कहा है, पोएम दिया हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन इसे पढ़ के बनाना है। देखो क्या क्या कह रहा है, आई लाइक टू थिंक चेस इज अ कॉर्ट्रस गेम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये जो चेस है वो एक कॉर्ट्रस गेम है बोल रहे हैं, और नीचे क्या, आई प्ले इट विल फैमिली एंड फ्रेंड्स कह रहा है, इसे हम फैमिली और दोस्तों के साथ खेल सकते हैं। आई लाइक टू थिंक चेस इज अ पीसफुल गेम, मतलब एक शांतिपूर्ण गेम मान सकते हो, पीसफुल मतलब शांतिपूर्ण गेम है। नो बडी गेट्स हर्ट वेन इट इन, किसी भी व्यक्तियों को ये कभी भी हर्ट नहीं करता है। ठीक है, खेलने तक आप खेलोगे तो कभी भी आपको ऐसा नहीं लगे कि ये तुम्हें नुकसान पहुंचा रहा है या फिर हर्टेड कर रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं लगता कह रहा है। आई नेवर डिस्ट्रैक्ट माई अपोनेंट, और ना ही जैसे कि मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होता हूँ कह रहा है, इसका मतलब तो यही है, अपोनेंट इसके साथ कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है। आम बात है, चेस आप खेलो ना,
कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, ठीक, अपोनेंट भी तो यही चीज़ बोल रहा है। आई डोंट वेंट टू एक्ट लाइक अ पेस्ट। अब आगे देखते हैं, सीधा मैं आंसर दिखाता हूँ, फिर क्या पढ़ते रहूँगा इसको, सीधा प्रश्न का आंसर मैं आपको इसके बारे में बताते चलूँगा। देखो, चेस इज एन खालिस्तान गेम कह रहा है। यहाँ पे इसका आंसर मुझे नहीं पता है, क्योंकि यहाँ पे आगे में एन आया है। एन का मतलब होता है कि ये आर्टिकल है, आर्टिकल ए एन द, और कहीं पे भी एन का प्रयोग नहीं हुआ है। पूरे टॉपिक में आप देख लो, कहीं पे भी नहीं हुआ है। तो चेस के बारे में 2 जगह जिक्र हुआ है, लेकिन एन जहाँ पे लगा है उसके जस्ट पीछे वाले जो शब्द है वो हिंदी में स्वर होना चाहिए, उनका नाम हिंदी में स्वर आना चाहिए। और मैं यहाँ पे बहुत सारे टॉपिकों को देख रहा हूँ, मुझे ऐसा कहीं पे भी नहीं मिल रहा है, एन लगा हुआ नहीं मिल रहा है। तो इसका आंसर ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल है। इसका आंसर आप सिर्फ गाइड या बुक में ही देख सकते हो, ठीक है। आगे देखते हैं। और इसके बाद देखो, चेस की फिर से बात करें, इज एन ए एन पीसफुल कह रहा है। तो देखो, ए का उपयोग होगा, एन का उपयोग कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। पीसफुल को आप हिंदी में लिखो, हिंदी के अक्षर में, तो प आ रहा है ना, प, तो प क्या है? व्यंजन है। इसका मतलब यहाँ पे क्या लगेगा? ए लगेगा, ठीक है। स्वर होता तब एन लगता, इसलिए ये यहाँ पे ए आ रहा है। आगे देखो, द पोएट प्ले इट विल हिज खालिस्तान फ्रेंड एंड कॉलेजस। तो यहाँ पे आ जाएगा फ्रेंड्स आएगा, क्योंकि दोस्त के साथ खेलने की बात कर रहा है, ठीक है, फैमिली और दोस्त, तो फ्रेंड आएगा यहाँ पे। द पोएट यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे देखो, डिस्ट्रैक्ट हिज ओपोनेंट, तो नेवर वाला टॉपिक मैंने बताया था, तो नेवर आ जाएगा यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे प्रश्नों के उत्तर है, वहीं से आपको ढूंढना है। तो देख लो क्या क्या है भैया, पीसफुल गेम। 1 मिनट पढ़ लेते हैं। वाई यू थिंक द पोएट कॉल्ड द गेम अ पीसफुल गेम बोल रहे हैं ना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये विनम्रता की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसे पीसफुल गेम क्यों कहा जाता है, समझो इसको, वाई, और पूछा भी गया है। तो इसका जो आंसर है वो रहेगा, गेम तो रहेगा चेस गेम को ना, तो चेस गेम की बात करें तो चेस गेम को पीसफुल गेम कहा जाता है। और इसे कहने का कारण मैंने बताया था, नोबडी गेट्स हर्ट व्हेन इट एंड, ठीक है। खेलने तक कभी भी किसी को भी ये हर्ट नहीं करता है, इसलिए इसे पीसफुल गेम कहा गया है। समझ में आ गया? इसके बाद देखो क्या लिखा है यहाँ पे, हु आर द अपोनेंट इन द गेम्स। तो एक तो फैमिली का जिक्र और फ्रेंड, ठीक है, तो वो दोनों खेल रहे हैं, तो इसका अपोनेंट हो सकता है। इसका आंसर यही रहेगा। इसके बाद आगे देखो, ये क्या बोल रहा है, वार की बात कर रहा है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, वार के बारे में तो बताया ही नहीं है, तो वार इसका आंसर रहेगा कि नहीं रहेगा, छोड़ो, इसमें वार के बारे में जिक्र नहीं किया, तो इसका भी आंसर देना थोड़ा दिक्कत वाली बात है। आगे देखते हैं। इसके बाद देखो, चौथा प्रश्न क्या बोला है भाई, डिस्ट्रैक्टेड बोला है, तो डिस्ट्रैक्टिव बोल सकते हो इसका सिनोनिम्स, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको तीसरा में आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन आंसर देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन आंसर वाला जो टॉपिक है, ये तो आप लोगों को अपने बुक से ही पढ़ना है, कम से कम 6 अध्याय तक के पढ़ना है, ठीक है। तो 6 अध्याय तक अगर आप पढ़ोगे तो वहाँ से ही प्रश्न आएंगे। समझ में आ गया कहाँ तक पढ़ना है? 6 अध्याय तक। अब उसी 6 अध्याय में आपको डू एज डायरेक्टेड भी देखने को मिलेगा। तो डू एज डायरेक्टेड मतलब ऐसा नहीं कि डू एज डायरेक्टेड के नाम से रहेगा, डू एज डायरेक्टेड में बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। डू एज डायरेक्टेड से भी आपको चौथा नंबर के प्रश्न जैसे यहाँ पे है वैसे ही आपको देखने को मिल सकता है। तो डू एज डायरेक्टेड में बहुत सारे होते हैं, और ये आपको 1 से 6 तक के अध्याय जब देखोगे तो उसी के अंदर ये सब चीज़ मिल जाएगा, जिसमें आपको मिल सकता है आर्टिकल, मिल सकता है आर्टिकल भी डू एज डायरेक्टेड का हिस्सा है, ठीक है। टेंस भी है, कई चीज़ें जो है ना, नरेशन है, वो ये सब चीज़ आपको देखने, पेसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, ये भी क्या डू एज डायरेक्टेड का हिस्सा है। खालिस्तान को भी लिया जाता है डू एज डायरेक्टेड में, जिसमें ऑप्शन दिया रहता है उसको, तो ये सब चीज़ आप लोग देख लेना, ठीक है। ये डू एज डायरेक्टेड का हिस्सा होता है। तो यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहा है जरूरी नहीं कि यही आए। समझ में आ रहा है? चलो आगे देखते हैं। डू एज डायरेक्टेड के बाद आपको फिल इन दी ब्लैंक्स देखना है। फिल इन दी ब्लैंक्स भी वही है, 6 तक के आपको पढ़ना है, 6 तक में जितना आएगा उतने को आपको देखना है। इसके बाद देखो यहाँ पे क्या है भाई, नेक्स्ट है 5वां प्रश्न ना। 5वां प्रश्न में क्या क्या है, यहाँ पे देखो स्लोगन की बात कर रहा है। तो स्लोगन 4 लाइन का आपको स्लोगन लिखना है, 1 लाइन में 1 नंबर और 4 लाइन में 4 नंबर। स्लोगन कह रहे, कविता नहीं कह रहा है, याद रखना। स्लोगन और कविता में बहुत अंतर है। 4 स्लोगन लिखना है, 4 लाइन का नहीं होता कभी भी, हर एक स्लोगन 1 लाइन का होता है और 1 लाइन में 1 नंबर। तो 4 स्लोगन लिखोगे, ऐसे पॉइंट करना, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट। तो 4 स्लोगन आपको याद करना है और चारों स्लोगन को पॉइंट के नाम से देना है, ठीक है। इंग्लिश में आपको स्लोगन लिखना है। समझ में आ गया यहाँ पे? अब यहाँ पे देखो एक चीज़ और है,
यहाँ पे बायोडाटा लिखने के लिए कहा है, लेकिन किसके बारे में, अपने बारे में नहीं। यहाँ पे लिखा है ना, क्या लिखा है, सालू मारदा, इसके बारे में आपको क्या करना है, स्लोगन लिखने, यहाँ पे बायोडाटा लिखने के लिए कह रहा है। तो इसके बारे में आपको बायोडाटा लिखना है, तो यहाँ पे उसका नेम बताना है, उसका बर्थ प्लेस बताना है, ठीक है, विलेज है, फिर ताल्लुक़ कहाँ से रखता है, ये सब चीज़ जब तक कि आप बुक को नहीं पढ़ोगे तब तक इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलेगा। तो ये वाला जो टॉपिक है उसके अध्याय को पढ़ोगे तभी आपको इसके बारे में जानकारी मिलेगा, फिर बायोडाटा आप लिख सकते हो। तो ये तो अथवा क्वेश्चन है, अगर स्लोगन अगर याद कर लेते हो तो इसको अलग से बनाने की आवश्यकता नहीं है, नहीं याद करने की आवश्यकता है। इसके बाद देखो छठवां में क्या है, आपको लेटर लिखने के लिए आएगा, ठीक है। तो लेटर में आप क्या याद कर सकते हो, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट हमेशा आने वाला है, बीमारी के कारण है, तो ये दो जो लेटर हमेशा आते रहता है, तो अलग से आपको लेटर याद करने की जरूरत नहीं है। दो लेटर याद कर लो, एक सिक बीमारी के कारण और एक ट्रांसफर सर्टिफिकेट का, ठीक है। आगे देखते हैं। अब इसमें निबंध आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि हमेशा वंडर ऑफ साइंस को याद करो, क्योंकि ये 10th में भी आएगा, 12th में भी आएगा। तो बोर्ड जो एग्जाम है उसमें वंडर ऑफ साइंस आता ही आता है। तो वंडर ऑफ साइंस याद कर लो, और किसी को नहीं पढ़ना है, ना ही माई हॉबी को पढ़ना है, नहीं इन्वायरमेंट, नहीं एनी फेस्टिवल, सिर्फ वंडर ऑफ साइंस एक याद करोगे, हमेशा आपका काम आएगा। ये आपको 12वीं तक के ही इसी को ही याद करना है, तो 12वीं में भी यही काम आएगा। समझ में आ गया? ठीक है।